अपने डेस्क पर बैठी 29 साल की वेब डिजाइनर यून सी यून पिछले 3 साल की अपनी मेहनत के बारे में सोच रही है। इतने साल काम करने के बाद अब जाकर उसे छुट्टी मिली है और उसकी टीम लीडर बड़े मजे लेकर पूछ रही है कि उसका प्लान क्या है। सीयून बताती है कि वो एक शांत बगीचे में सुकून से अपनी छुट्टी बिताने जा रही है, पर उसके बॉस को ये प्लान थोड़ा बोरिंग लगता है। वो मजाक में पूछती है कि क्या वहां कोई हैंडसम और मस्कुलर लड़का मिलने वाला है। सीयून हंसती है और बोलती है कि ऐसे सपने देखना ही ठीक है। जाते वक्त टीम लीडर उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स देती है और कहती है कि ये उसकी इतने सालों की मेहनत का इनाम है। बॉस की विशेस लेकर सीयून निकल पड़ती है अपने भारी सूटकेस को घसीटते हुए। वो खुद से कहती है कि उसे किसी एडवेंचर की जरूरत नहीं है, बस शांति से रहना, अच्छा खाना और सोना ही उसका मकसद है। वो एक प्यारी सी जगह पहुंचती है जहां 9 साल पहले उसकी पड़ोसन मीजा आंटी शिफ्ट हुई थी। सीयून को मीजा आंटी का छोटा बेटा याद आता है जो हमेशा उसके पीछे पीछे घुमा करता था। वो सोचती है कि वो नाक बहने वाला बच्चा अब कैसा दिखता होगा। सीयून घर के पास पहुंचकर सोचती है कि वो लड़का तो अब तक शहर चला गया होगा। वो गेट से अंदर देखती है तो उसे एक मस्कुलर शर्टलेस मर्द की पीठ दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बड़ा भाई डोंगबुक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सीयून मीजा आंटी को आवाज देती, वो मर्द उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मीजा आंटी वहां आ जाती है और बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। सीयून वहां खड़ी बस कंफ्यूज रह जाती है। सीयून उस मर्द को ध्यान से देखती है और हैरानी में पूछती है कि क्या तुम जो जुंगवुक हो। बस ये सुनते ही जो जुंगवुक एकदम नर्वस हो जाता है और तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। वो बिना शर्ट के होने की वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है और नजरें चुराकर सीयून को अंदर आने के लिए कहता है। सीयून भी इस अजीब रियूनियन को देखकर काफी कंफ्यूज्ड है। थोड़ी देर बाद मीजा आंटी और अंकल पिलसुंग बड़े प्यार से सीयून का स्वागत करते हैं। वो उससे पूरे 10 साल बाद मिलकर बहुत खुश हैं। सीयून सफर की वजह से काफी थकी हुई है, इसलिए मीजा आंटी उसे रेस्ट करने और अपना सामान सेट करने के लिए एक कमरे में ले जाती हैं। अकेले होते ही सीयून चैन की सांस लेती है। शहर से दूर इस शांति को देखकर उसे लगता है कि उसने यहां आकर सही फैसला किया। अब वो अपनी हीलिंग ट्रिप शुरू करने के लिए अपना सूटकेस खोलती है। तभी उसे टीम लीडर का दिया हुआ वो मिस्टीरियस गिफ्ट मिलता है, जो कि एक अजीब सा पर्पल कलर का रिलैक्सेशन डिवाइस यानी एक वाइब्रेटर है। सीयून थोड़ा हंसती है और सोचती है कि उसने ये पैक ही क्यों किया। तभी अचानक दरवाजे से एक आवाज आती है और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ में अभी भी वो अजीब गैजेट है। जोंगबुक दरवाजे पर खड़ा उसे बताने आया था कि मॉम ने उसके लिए नहाने का पानी निकाल दिया है, पर जैसे ही उसकी नज़र सीयून के हाथ पर पड़ती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल सीयून की जोर से चीखने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। बाथटब में बैठी सीयून शर्म से पानी पानी हो रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि 10 साल बाद जंगवुक से मिलने का यह सबसे घटिया और ऑकवर्ड तरीका था। उसने घरवालों से झूठ बोल दिया कि उसने कीड़ा देखकर चीखा था, पर असलियत तो वो जानती थी। उसे वो सीन बार बार याद आ रहा है कि कैसे जंगवुक वहां खड़ा था। उसके कंधे कितने ब्रॉड थे और मेहनत की वजह से उसकी बॉडी कितनी सही लग रही थी। वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को भुलाने की कोशिश कर रही है। तभी बाथरूम के बाहर जंगवुक भी एकदम फ्लस्टर्ड खड़ा है और बस बहाना बनाने के लिए हाथ में टॉवल लिए हुए हैं। साफ दिख रहा है कि इस इंसिडेंट का असर उस पर भी बहुत गहरा हुआ है। रात को जब सीयून की नींद खुलती है तो उसे प्यास लगती है। किचन की तरफ जाते वक्त उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अंकल के घर्राटों की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। सीयून को चिंता होती है और वो आवाज का पीछा करते हुए जंगवुक के कमरे तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कहीं वो बीमार तो नहीं, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जंगवुक वहां किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट में बिजी था। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए सीयून का नाम ले रहा था। ये देखकर सीयून का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। सीयून सुनती है कि वो दबी हुई आवाज में उसी का नाम ले रहा है। वो वहीं जम जाती है, न वहां से हट पा रही है और न ही दरवाजा बंद कर पा रही है। उसके लिए ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकती थी। अब ऑर्चर्ड में सुकून से छुट्टी बिताने का उसका सपना पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। एक ही छत के नीचे इतने ऑकवर्ड मोमेंट के बाद रहना नामुमकिन था। पर तभी पता नहीं सीयून को क्या सूझा और उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। वो हिम्मत जुटाकर उसके सामने आती है और जंगवुक से पूछती है कि क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए। ये सुनते ही जंगवुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हैरान था कि सीयून ने इतनी बड़ी बात इतनी बोल्डनेस से कैसे कह दी।
इससे पहले कि सियून अपने फैसले पर दोबारा सोचती, जंगवुक बिजली की रफ्तार से मूव करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से कमरे के अंदर खींच लेता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और अब दोनों कमरे में बंद हैं। अब नॉर्मल वेकेशन की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जंगवुक उसे दरवाजे से चिपका देता है और बहुत ही लो वॉइस में हेल्प मांगता है। सियून अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे बेड पर गिरा देता है। वो उसे याद दिलाता है कि हेल्प करने का ऑफर उसने ही दिया था। सिचुएशन की इंटेंसिटी को देखकर सियून घबराकर पूछती है कि आखिर करना क्या है? बिना कुछ बोले जंगवुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे गाइड करने लगता है। उसका इरादा एकदम साफ था। सियून ने जो ऑफर दिया था वो अब एक्सेप्ट हो चुका था। जंगवुक की भारी आवाज उससे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सियून का दिमाग घूम रहा था। ये सब उसके लिए एकदम नया और बहुत ज्यादा इंटेंस था। माहौल तब और गर्म हो जाता है जब जंगवुक उसका पूरा नाम लेकर उसे बुलाता है। उसका कंट्रोल अब बिल्कुल खत्म हो रहा था। वो एक आखिरी बार सांस भरते हुए सियून को वार्न करता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उनका ये पल अब ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। सुकून वाली छुट्टियां अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं। अचानक ये इंटेंस मोमेंट खत्म होता है और सियून वहीं हैरानी में बैठी रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। वो गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? पर जंगवुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना कहता है। जंगवुक कहता है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। जब सियून हैरानी से इसका मतलब पूछती है, तब वो सच्चाई बताता है कि उसने सियून को बाथरूम वाले इंसिडेंट के वक्त देख लिया था। वो साफ कर देता है कि उसे पता है सियून भी उसी के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर सियून के होश उड़ जाते हैं। उसकी सुकून वाली छुट्टियां अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। सियून वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जंगवुक ने सब कुछ सुन लिया था। वो बस उसकी तरफ उंगली उठाकर रह जाती है। पर जंगवुक एकदम काम है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना, और उसे एक साफ शर्ट ऑफर करता है। सियून पैनिक हो जाती है क्योंकि उसने जंगवुक के स्लीपवेयर पहने हैं और नीचे कुछ भी नहीं है। उसे हेजिटेट करते देख जंगवुक एक बोल्ड ऑफर देता है कि वो उसे कपड़े बदलने में हेल्प कर सकता है। सियून चिल्लाते हुए मना कर देती है, पर सिचुएशन इतनी अजीब है कि वो अकेले कुछ कर भी नहीं पा रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद वो उसके इस अजीब प्लान के लिए मान जाती है। जंगवुक उसे धीरे से घुमाता है और उसकी कमर पर हाथ रखते ही सियून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कहता है कि अब वो उसकी शर्ट निकालने वाला है। जैसे ही शर्ट ऊपर होती है, सियून अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसकी क्लोजनेस से एकदम हैरान है। जंगवुक उसे आंखें बंद किए ही बाजू ऊपर करने को कहता है। वो शर्ट उतारकर नीचे फेंक देता है। माहौल इतना इंटेंस है कि सियून के मुंह से एक अजीब आवाज निकल जाती है। बिना देखे भी जंगवुक पर इसका असर साफ दिख रहा था। वो शर्म से लाल हो चुका था, पर आखिर में वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना वादा तोड़ते हुए कहता है कि अब वो अपनी आंखें खोलने वाला है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, सियून शॉक हो जाती है। जंगवुक कहता है कि ये फेयर है क्योंकि तूने भी तो मुझे उस मोमेंट में देखा था। सियून खुद को कवर करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। तभी पैनिक में सियून बिना सोचे समझे जंगवुक को मार देती है। जोंगवुक वहीं ढेर हो जाता है और सियून तुरंत वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह सियून की हालत देखकर लग रहा है कि वो पूरी रात नहीं सोई। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, पर आंटी मी जाओ उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। आंटी नोटिस करती हैं कि सियून ने जोंगवुक की टी-शर्ट पहनी हुई है। सियून घबराकर झूठ बोलती है कि पानी गिर गया था, इसलिए जो मिला वो पहन लिया। तभी जोंगवुक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे डर के मारे झटका लगता है। सियून तुरंत वहां से निकलने के लिए शावर का बहाना बनाती है। आंटी उसे तैयार होकर ऑर्चर्ड यानी बगीचे में काम पर आने को कहती हैं। सियून अब फैसला करती है कि वो अपनी सारी परेशानी काम में निकाल देगी। सियून अब पूरे जोश के साथ बगीचे में काम करने निकल पड़ती है। उसे लगता है कि एप्पल तोड़ने से उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। वो अपनी आंटी को ढूंढने के लिए दरवाजा खोलती है, पर सामने जंगवुक को खड़ा देखकर वहीं जम जाती है। जंगवुक वहां से जाने लगता है, पर जैसे ही सियून निकलने की कोशिश करती है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर रास्ता रोक लेता है। वो बड़े रौब से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सियून फंसी हुई महसूस करती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सियून घबराकर आंटी के बारे में पूछती है और याद दिलाती है कि उन्हें साथ में काम करना था। तब जंगवुक बताता है कि आंटी और अंकल किसी काम से शहर गए हैं और वो डिनर से पहले नहीं आएंगे। उन्होंने सियून को काम सिखाने की जिम्मेदारी जंगवुक को दी है। अब सियून को समझ आता है कि वो पूरे दिन उसके साथ अकेली फंसी हुई है।
अभी वो दिमागी तौर पर तैयार भी नहीं थी कि जंगवुक अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सियून डरकर पीछे हटती है कि अब ये क्या करने वाला है, पर जंगवुक बस इतना कहता है कि तुम्हारे जूते की लेस खुली हुई है। सियून वहीं खड़ी उसे देखती रह जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो जंगवुक के जूते की लेस बांधा करती थी, क्योंकि उसे नहीं आता था। पर आज वक्त बदल चुका था। जंगवुक लेस बांधकर वहां से निकल जाता है और जाते जाते बड़े कूल अंदाज में पूछता है कि अब कहाँ जाने का इरादा है। सियून एकदम फ्लस्टर्ड हो जाती है। जब वो इक्विपमेंट के बारे में पूछती है तो जंगवुक बस इतना कहता है कि सब वहां मिल जाएगा। ऑर्चर्ड पहुंचकर सियोन वहां के बड़े बड़े पेड़ देखकर हैरान है, पर जंगवुक उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। सुबह तक जो लड़का उसके पीछे था अब वो अजनबी बन गया है। सियोन को लगता है कि शायद ये उसके लिए अच्छा ही है। अगर वो अजनबी बनकर रहेगा तो पिछली रात वाला हादसा दोबारा नहीं होगा। वो सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूलने का फैसला करती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, जंगवुक उसका नाम लेकर उसे रोक लेता है। उसकी इंटेंस नजरें देखकर सियोन को फिर से वही एम्बैरेसिंग यादें आने लगती हैं। तभी जंगवुक एक ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछता है जिसे सुनकर सियोन के होश उड़ जाते हैं। वो उस अजीब पर्पल गैजेट के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि कल रात उससे अलग होने के बाद सियोन ने उसका क्या किया। सियोन को लगता है कि कल जो उसने जंगवुक को मारा था, शायद उससे उसके दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है। वो हक बकाते हुए पूछती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर जंगवुक रुकता नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़कर सियोन को पेड़ से चिपका देता है और एकदम बेशर्मी से पूछता है कि क्या तुमने वो स्पेशल आइटम यूज किया और क्या उस वक्त तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल था। सियोन वहां फंसी बस उसे देखती रह जाती है। जब वो और पास आता है तो सियोन का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। सियून को लगता है कि ये एकदम नाइंसाफी है। वो इतना पर्सनल सवाल इतनी गहरी नजरों के साथ कैसे पूछ सकता है। ऊपर से इस वक्त वो होश में है, कल रात की तरह नहीं। सियून सोचती है कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई इतने पास होने की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो बस फ्लस्टर्ड होकर उसे देखती रह जाती है। सियून डरकर सफाई देने लगती है कि वो अजीब चीज लाना बस एक एक्सीडेंट था, पर जंगवुक का ध्यान उस आइटम पर है ही नहीं। सियून बात घुमाने के लिए कल रात का जिक्र करती है। वो गुस्से में याद दिलाती है कि मैंने सिर्फ शर्ट उतारने को कहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पूछती है कि तुमने वो सब क्यों किया। जंगवुक थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देने के लिए सियून तैयार नहीं थी। वो धीरे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बुरा लगा। सियून का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो उसकी डायरेक्टनेस से इतनी घबरा गई है कि जवाब नहीं दे पा रही। जंगवुक वही सवाल फिर से दोहराता है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। शर्म के मारे सियून नजरें चुरा लेती है और दबी आवाज में मानती है कि उसे बुरा नहीं लगा था। ये सुनकर जंगवुक के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। वो कहता है कि ये जानकर अच्छा लगा। फिर वो दोनों के बीच की दूरी खत्म करते हुए धीरे से उसकी शर्ट को टच करता है और एडमिट करता है कि उसे भी वो बहुत पसंद आया था। सियून अब ख्यालों में खोई हुई है। जंगवुक का वो कन्फेशन उसके दिमाग में बार बार घूम रहा है। उसे कल वाला केस याद आता है जो इतना पावरफुल था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो पेड़ से टिककर एक ठंडी सांस लेती है और खुद से एडमिट करती है कि वो फिर से जंगवुक को अपने इतने पास चाहती है। इसी गर्मी और फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर उठाती है ताकि थोड़ी हवा लग सके। तभी अचानक जंगवुक वहां आ जाता है और ये नज़ारा देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो तेजी से उसके पास आता है और अपना हाथ सियून की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है कि तुमने काफी नए नए तरीके सीख लिए हैं। उसके टच से सियून की पूरी बॉडी में करंट सा लौट जाता है। सियून दबी आवाज में उसे रुकने को कहती है, पर जंगवुक अब रुकने वाला नहीं था। वो उसे पेड़ से चिपकाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसका इरादा अब एकदम साफ था। जंगवुक ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है और तभी सियून अचानक एक बहुत बड़ी डिमांड कर देती है। जंगवुक पहले हैरान होता है, पर फिर स्माइल करते हुए उसे याद दिलाता है कि ये सब तुम ही चाहती थी। शर्म के मारे सियून मुंह फेर लेती है, पर वो धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है। सियून बस इतना कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो और खुद को उसके हवाले कर देती है। ऑर्चर्ड के पेड़ों के नीचे उनका ये सीक्रेट रोमांस और गहरा हो जाता है। जंगवुक उसके कान में कहता है कि ये बोल्ड डिमांड तो बस शुरुआत है। माहौल इतना इंटेंस हो जाता है कि सियून खुद को एकदम कमजोर महसूस करती है। वो बात बदलने के लिए कहती है कि हमें एप्पल तोड़ने चाहिए, पर जंगवुक मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें यहां सिर्फ काम के लिए लाया हूं। सियून का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब उसे समझ आता है कि ये सब जंगवुक का प्लान था और सब उसके कंट्रोल में है। तभी अचानक सियून की आंख खुलती है। वो काफी घबराई हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। जैसे ही वो बैठती है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था बल्कि जंगवुक का कमरा था।
उसे बस इतना याद है कि वो यानी बगीचे वाली सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। पेड़ के नीचे जो भी हुआ वो सब दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। ये सब सोचकर वो शर्म से लाल हो जाती है और कंबल को कसकर पकड़ लेती है। तभी दरवाजा खुलता है और जंगवुक अंदर आता है, जिसे देखकर सियून उछल पड़ती है। जंगवुक बेड के पास आकर पूछता है कि क्या तुम जाग गई हो। सियून शर्म के मारे कंबल में मुंह छुपा लेती है और दबी आवाज में हाँ कहती है। तभी जंगवुक उसे याद दिलाता है कि ऑर्चर्ड में माहौल इतना इंटेंस हो गया था कि सियून सही मौके पर बेहोश हो गई थी। ये सुनकर सियून का दिमाग फटने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसे टाइम पर बेहोश कैसे हो गई। अब उसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले तो वो बेहोश हुई, फिर उसे समझ आता है कि जंगवुक उसे उठाकर कमरे तक लाया होगा और उसके कपड़े भी बदले होंगे। वो शर्म से जमीन में घसना चाहती थी, पर तभी जंगवुक एक बड़ा धमाका करता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उसकी इनएक्सपीरियंस यानी तजुर्बे की कमी की वजह से हुआ। जंगवुक एडमिट करता है कि ये उसके लिए भी पहली बार था। सियून हैरानी से उसे देखती रह जाती है। उसके सामने जो कूल और कॉन्फिडेंट मर्द खड़ा था, उसका वो इमेज एकदम टूट जाता है। सियून धीरे से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था। उसे ये बात एकदम अजीब लगती है, क्योंकि स्कूल में तो जंगवुक के पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। पर जब जंगवुक शर्म से अपनी गर्दन खुजाते हुए नजरें चुराता है, तो सियून को सच्चाई समझ आ जाती है। जंगवुक ने जो सालों से अपना कूल स्वैग बनाए रखा था, वो अब सियून के सामने खत्म हो चुका था। जंगवुक बाजी पलट देते हुए कहता है कि सियून, तुम तो काफी स्किल्ड हो, बल्कि मैं ही थोड़ा कच्चा हूं। ये सुनकर सियून का चेहरा लाल हो जाता है और वो झटके से बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि जंगवुक ने अभी जो कहा वो उससे बिल्कुल उल्टा था। जंगवुक मानता है कि वो सिर्फ नर्वस होने की वजह से झूठ बोल रहा था। जंगवुक धीरे से उस अजीब गिफ्ट के बारे में पूछता है और एडमिट करता है कि उसे लगा था सियून अपनी इनएक्सपीरियंस को लेकर झूठ बोल रही है। सियून अपना मुंह हाथों से छुपा लेती है और बताती है कि वो तो बस एक मजाकिया गिफ्ट था जो उसकी टीम लीडर ने दिया था। जब सियून पूछती है कि क्या वो सच में उसका पहला था, तो जंगवुक थोड़ा हैरान होने के साथ साथ खुश भी दिखता है। सियून पूछती है कि तुम्हें इस बात की इतनी खुशी क्यों है। तब जंगवुक नजरें चुराकर एक बड़ा कन्फेशन करता है। वो कहता है कि वो सियून को बचपन से पसंद करता है, जब वो पड़ोस में रहते थे तब से। ये सुनकर सियून एकदम सुन्न हो जाती है। वो लड़का जो हमेशा दूर और अजनबी बना रहता था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। जंगवुक बताता है कि उसने हमेशा उसे पसंद किया, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो उसका पहला बनेगा। सियून बात को खत्म करने के लिए कहती है कि वो सब तो बस गर्मी और गलतफहमी की वजह से हो गया था, पर जंगवुक ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। सियून की बातें सुनकर जंगवुक का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगता है। वो धीरे से पूछता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? मुझे लगा तुम भी वैसा ही फील करती हो। सियून पैनिक हो जाती है और तुरंत साफ करती है कि ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करती, बस उसे उसकी फीलिंग्स का पता नहीं था। पर जंगवुक उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। वो उसे दीवार से चिपका देता है और एकदम सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो? जंगवुक की पकड़ मजबूत हो जाती है और वो कन्फेस करता है कि उन 9 सालों में जब वो दूर थे, तब सिर्फ सियून का ख्याल ही उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। और अब जब वो उसके सामने है, तो वो खुद को एक पल के लिए भी नहीं रोक सकता। वो उसके बहाने को चैलेंज करता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब सिर्फ उस माहौल की वजह से हुआ? सियोन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो उसका नाम लेकर उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके सारे डाउट्स को एक गहरी किस के साथ खत्म कर देता है। सियोन को अब भी लग रहा है कि ये सब बस एक पल का नशा है, पर जंगवुक की इंटेंसिटी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। अभी उनका रोमांस और बढ़ता कि तभी कार के दरवाजे के बंद होने की जोर से आवाज आती है। बाहर से आवाज आती है, बच्चों हम आ गए। डोंगवुक और आंटी मीजान अचानक वहां पहुंच गए हैं। दोनों पैनिक में एकदम फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब पोजीशन में पकड़े गए थे। सियून तुरंत जंगवुक को पूरे जोर से धक्का देती है और वहां से भागने लगती है। शर्म के मारे वो चिल्लाती है कि मैं जा रही हूं। जंगवुक वहीं जम जाता है और एक ठंडी सांस भरता है। वहां रखा हुआ खाना वैसे ही पड़ा था, जो उनके इस अधूरे पल की याद दिला रहा था। सियोन ऊपर भागते हुए डर रही है। उसे याद आ रहा है कि वो दोनों कितने पास थे और अगर कोई ना आता तो वो पूरी तरह सरेंडर कर देती। नीचे डोंगवुक और आंटी मीजा उनसे काम के बारे में पूछते हैं। तभी डोंगवुक एक राज खोलता है कि जोंगवुक ने ही उन्हें सुबह बाहर भेजा था ताकि वो सियोन को अकेले से खा सके। अब सियोन को समझ आता है कि ये सब जोंगवुक का सोचा समझा प्लान था। जोंगवुक बीमारी का बहाना बनाता है और कहता है कि वो सिर्फ दलिया खाएगा और अपने कमरे में चला जाएगा। सियोन भी वहां से निकलना चाहती है, पर डोंगवुक उसे जबरदस्ती चिकन और बियर पार्टी के लिए रोक लेता है। जोंगवुक अपने कमरे से ये सब देखता रह जाता है और उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है।
सियोन थकी हारी अपने बेड पर गिर जाती है और सोचती है कि ये दिन कितना पागलपन भरा था। अपने बाल सुखाते हुए सी यून सोच रही है कि जंग वुक डिनर पर क्यों नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो बड़ा शेर बन रहा था और अब मुंह छुपाकर बैठा है। उसे लगता है कि शायद जंगवुक इतना सब होने के बाद अब शर्म के मारे उसका सामना नहीं कर पा रहा। ये पूरी सिचुएशन उसे एक सपने जैसी लग रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो पॉपुलर लड़का इतने सालों बाद उसे ऐसे कन्फेस करेगा। वो थक कर फैसला करती है कि अब वो सो जाएगी और बाकी बातें कल देखी जाएंगी। पर कहना आसान है और करना मुश्किल। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद नहीं आ रही, बस वही सब ख्याल उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहे हैं। वो परेशान होकर बैठ जाती है और सोचती है कि शायद एक गिलास पानी पीने से उसका मन शांत हो जाए। वो धीरे से अपने कमरे से निकलती है और अंधेरी गली में झांकती है। वो खुद को बार बार समझा रही है कि वो सिर्फ पानी पीने जा रही है, इसका जंगबुक से कोई लेना देना नहीं है। सियुम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद उसे चिंता हो रही है, कहीं जंगबुक सच में बीमार तो नहीं। पर फिर उसे लगता है कि बीमार नहीं, वो पक्का शर्म के मारे छुपा बैठा है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही स्पाइसी ख्याल आता है, जिसे सोचकर वो शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं वो अपने कमरे में वही सब तो नहीं कर रहा जो वो ऑर्चर्ड में करने वाले थे। क्या वो अब भी उसी के बारे में सोच रहा होगा? ये सोचकर वो वहीं रुक जाती है, पर ना चाहते हुए भी वो जंगबुक के बंद दरवाजे के ठीक बाहर जा खड़ी होती है। उसकी शर्म का कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद से सवाल करती है कि वो यहाँ कर क्या रही है। उसका दिमाग अब उसके बस में नहीं था। वो सोचने लगती है कि उनके उस अधूरे पल के बाद जंगबुक अकेले कमरे में क्या कर रहा होगा। तभी हिम्मत जुटाकर वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती है। जैसे ही लॉक खुलने की हल्की सी आवाज आती है, सी उनका नशा उतर जाता है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींचती है और डर जाती है कि कहीं जंगबुक की बेशर्मी अब उसमें भी तो नहीं आ रही। सी उनका दिमाग एकदम उलझ चुका है और जंगबुक का वो कन्फेशन उसके कानों में बार बार गूंज रहा है।